डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट फार्मूले का रिवीजन करेंगे। हमारे पास ये द्विघात दिया गया है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा बीटा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। इसके बाद हमारे पास है यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a के। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होता है c/a। और इसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा बीटा गामा का मान होता है -d/a। इसके बाद ये हम देख रहे हैं हमारे पास है रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण युग्म में जो है हमारे पास दिया गया है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। तो हमारी ये जो कंडीशन दी गई है a1/a2 ≠ b1/b2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का हल संगत होता है और ये अद्वितीय भी कहा जाता है। अद्वितीय हल समझ सकते हैं आप लोग। इसके बाद दिया गया है दूसरी कंडीशन a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का हल असंगत होता है। इसके बाद हमारे पास है तीसरा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म का हल संगत होता है, अनेक हल होते हैं। आगे हम देखते हैं हमारे पास है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो इसकी कंडीशन होती है अगर हमारे पास b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। ये वहीं पे b² - 4ac = 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। ये इस कंडीशन का यूज बहुत किया जाता है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं। और अगर तीसरी कंडीशन मिल जाए b² - 4ac << 0 तो इस पर मूल वास्तविक नहीं होते, अवास्तविक होते हैं, काल्पनिक भी कहा जाता है। ये जो b² - 4ac होता है इसको विवितकर भी कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग देख रहे हैं हमारे पास है समांतर श्रेणी का फार्मूला है an = a + n - 1 × d, जिसमें a को प्रथम पद कहा जाता है, d को सार्वंतर कहा जाता है, n का मतलब पदों की संख्या है, nवां पद निकालना है तो an से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है किसी AP के n पदों का योगफल। किसी AP के n पदों का योगफल निकालने के लिए सूत्र होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये जो फार्मूला है ये कब लगाया जाता है? जब प्रथम पद और सार्वंतर और पदों की संख्या n दी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास n पदों का योगफल निकालने का एक फार्मूला और भी होता है ऐसे Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। ये कब फार्मूला लगाया जाता है? जब उसका प्रथम पद दिया रहे और अंतिम पद दिया रहे। प्रथम पद, ये अंतिम पद और प्रथम पद दिया रहे तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। इस फार्मूले को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास है किसी AP में अगर हमारे पास A B C कह दिया जाए कि समांतर श्रेणी में है, AP में है, तो B का मान हम a + c/2 करके निकाल सकते हैं, जहाँ पे B A तथा C का समांतर माध्य कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद हमारे पास
दो समरूप त्रिभुज की बात करते हैं। ये हमने त्रिभुज चैप्टर से लिया है। ये इस त्रिभुज चैप्टर में कहा गया है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हों, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती होती हैं। यह समरूप त्रिभुज होने की शर्त होती है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये आपकी है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय कहा जाता है। साथ में इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ये हमारी है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। इसे अच्छे से आप स्टेटमेंट याद रखेंगे, क्योंकि इस स्टेटमेंट का यूज हम इस स्टेटमेंट को अगर याद नहीं किए रहेंगे, बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन सीधे सीधे स्टेटमेंट से पूछ देता है तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि ये थेल्स प्रमेय है या थेल्स प्रमेय का विलोम। इसलिए आपको स्टेटमेंट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगली भी है हमारी थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। इसको आपको याद रखना है, स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमारे पास है, ये हमारे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला है। अगर आपके पास दो बिंदु दिए जाएं P के निर्देशांक x1 y1 और Q x2 y2 के दो बिंदु दिए हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ दिया जाए तो इसका फार्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको हम दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद हमारे पास एक विशेष रूप से दिया गया है, बिंदु P का निर्देशांक XY है और यह मूल बिंदु दिया गया है। इनके बीच की दूरी अगर पूछे तो इनके बीच की दूरी होती है करड़ी में x² प्लस y²। ये आपका फार्मूला है। तो उसके बाद हमारे पास दिया गया है PQ को हम जो ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, ये वाला x2 करड़ी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसको हम करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर करड़ी, इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, ये दोनों रूपों में आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2। यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है। मान लीजिए हमारे पास ये A है और ये B है और इनको बीच में कहीं पे कट कर दिया जाए और ये M1 अनुपात M2 के अनुपात में कट हो रही हैं। तो इस बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इस फार्मूले को हम विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, इसको आप ध्यान से अच्छे से याद कर लेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1। ये फार्मूले को याद करने की ट्रिक भी है, आप चाहे ट्रिक से याद कर लें चाहे वैसे याद कर लें, लेकिन आपको जिस भी कोण का मान पूछा जाए आपको एकदम तुरंत जवाब देना है।
और तुरंत यूज करना है, वहाँ पे आपको ट्रिक से याद रहे, चाहे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए फार्मूलों को। तुरंत हमें फार्मूले का मान पता होना चाहिए, कोण का मान, साइन कॉस टेन के 60 45 30 जो भी हो, उन सब का मान हमें याद होना चाहिए। आप अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लिख के याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारे पास एक सर्वस्मिका दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका जो त्रिकोणमिति में फार्मूले में यूज कब किया जाता है, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रूफ करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आपको मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है, ये आपके चैप्टर 9 का है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें दृष्टि रेखा के बारे में आपको जानना है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। दृष्टि रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा में आपको जैसे मान लीजिए दे दिया गया है कि आँख के प्रेक्षक, जैसे जो आँख से प्रेक्षक जो वस्तु को सीधे देखता है उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। और उसके बाद उन्नयन कोण किसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है और यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आप ये जो सीधे देख रहे हैं ये क्षैतिज रेखा में देख रहे हैं। क्षैतिज रेखा के बाद मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, यहाँ से आप इस वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ पे उन्नयन कोण बना। वैसे उसी तरह से जैसे अवनमन कोण की बात करते हैं, अवनमन कोण कैसे बनता है, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक सीधे देख रहे हैं क्षैतिज दिशा में, उसके बाद वस्तु हमारी यहाँ नीचे है, तो इस वस्तु को हम नीचे देखेंगे तो इनके बीच का जो कोण बनेगा इसी को हम अवनमन कोण कहते हैं। इसके बाद हम वृत्त वाले चैप्टर में देखते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा का अर्थ क्या होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर लंब होते ही, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये जो है आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, तैयार कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरी है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से इस पर जो स्पर्श रेखा आप खींचते हैं, यह स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद हमारे पास है ये आपके चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में से लिया गया है। इसमें अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या r है और दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण थीटा बन रहा है, तो संगत चाप की लंबाई होती है थीटा बट्टे में 360 डिग्री गुणे 2πr। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे में 360 डिग्री πr²। ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद ये तो है उस त्रिज्यखंड का, और साथ में ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हमें हो, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। जैसे हमारे पास एक वृत्त है, यहाँ का केंद्र है, ये है मान लीजिए इस तरह से, ये आपका बन गया तो त्रिभुज। तो हम ये जो त्रिज्यखंड है, फिर से बता रहा हूँ, ये हमारे पास मान लीजिए एक वृत्त है, इस वृत्त का ये कोई केंद्र है, और इसको हमने क्या किया, यहाँ से एक त्रिज्यखंड बना लिया। त्रिज्यखंड बनाने के बाद क्या करते हैं कि ये जो हमने इसको मिला दिया, तो ये वाला पोर्शन आपका बन गया वृत्तखंड। हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, उससे हमें मिलेगा वो मिलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद हमारे पास है ये चैप्टर नंबर
13 होगा, सांख्यिकी शायद चैप्टर है, चैप्टर आप देख लीजिएगा। इसमें लिखा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये माध्य निकालने के लिए 3 फार्मूले होते हैं। एक है ये प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और ये पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में पहले तो प्रत्यक्ष विधि के ये फार्मूले आप अच्छे से याद कर लेंगे। प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई निकाल लेना द्वारा फार्मूला से निकाला जाता है माध्य। और कल्पित माध्य विधि में लिखा जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। इसके बाद हमारे पास है पग विचलन विधि। इसके द्वारा इसमें हम फार्मूला यूज करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये जो फार्मूले हैं इनसे हम इससे हम माध्य निकाल सकते हैं हम अपनी इच्छा अनुसार, चाहे माध्य विधि से, चाहे पग विचलन विधि से, चाहे कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाल सकते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। उसके बाद हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास बहुलक निकालने का फार्मूला है। बहुलक निकालने का फार्मूला हम निकालने कैसे, हमारे पास फार्मूला है स्मॉल एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये हमारा फार्मूला है बहुलक निकालने का, जिसमें L होता है, ये L को कहेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा या निचली सीमा, और H को बोलेंगे वर्ग अंतराल की माप, F1 को बोलेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 को बोलेंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 को बोलेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। इसके बाद हमारे पास है फार्मूला माध्यक। माध्यक निकालने के लिए आता है स्मॉल एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इस फार्मूले का यूज करते हैं माध्यक निकालने के लिए, जहाँ पे एल को बोलेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन को बोलेंगे प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ को बोलेंगे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, एफ को बोलेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच को बोलेंगे वर्ग माप। इसके बाद हमारे पास है, देखिए ये इम्पोर्टेंट फार्मूला 3 केंद्रीय प्रवृत्ति। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके सामने पूछ दिया जाता है, ये माध्य, माध्यक और बहुलक, इसके साथ कोई एक और भी ऑप्शन में डाल दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आप अगर जानते रहेंगे माध्यक, बहुलक और माध्य, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप है, तो चौथे वाले को आप आंसर में बता सकते हैं कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है कि नहीं, आप देख के बता सकते हैं। तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का अनुभाविक संबंध क्या आता है, 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा हुआ है। कभी कभी आपको ये माध्यक बहुलक दे दिया जाए तो माध्य पूछ दिया जाता है, बहुलक और माध्य दे दिया जाए तो माध्यक पूछ दिया जाता है, माध्यक और माध्य दे दिया जाए तो बहुलक पूछ दिया जाता है। इसके बाद हम अपने प्रायिकता वाले चैप्टर से देख रहे हैं, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई को व्यक्त किया जाता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये है प्रायिकता निकालने का फार्मूला। उसके बाद व्यापक रूप से घटना ई के लिए सत्य है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बोला जाता है, मतलब ई के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब पी के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 में से पी के होने की प्रायिकता को घटा दिया जाता है। यह इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हमारे पास है घटना ई नहीं को ई बार बोला जाता है या ई डैश भी कह दिया जाता है। ई डैश मतलब इस तरह से ई बार घटना ई की पूरक कॉम्प्लीमेंट घटना कहलाती है। हम ई और ई बार को परस्पर पूरक घटनाएं कह सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है,
उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है वो उसकी प्रायिकता 1 तो होती है। ऐसी घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास है किसी प्रायिकता ई पी की परिभाषा से हम देखते हैं कि ये घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये तो उसकी परिभाषा है। हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है और छोटी होती है, बराबर होती है 1 के। ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी इस पर भी बहुविकल्पी के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इसका यह है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इनके बीच हो सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।